बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेजर प्रमोद का अगवा किस्त नंबर 24। कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त है कि नावज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की अशद जरूरत। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। जो मार्शल डर्बन था, शाहिद, मगर क्या तुमने मुझसे कुछ मशक्कत करानी है जो तुम मेरी सेहत के बारे में फिक्रमंद हो रहे हो? मेजर प्रमोद ने कहा। हाँ, अब तुमसे सारी उम्र मशक्कत ही ली जाएगी। मेजर, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम इस वक्त दुनिया के किस खित्ते में हो? मार्शल डर्बन ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि तुम्हारा हदूद अरबा क्या है और मुझे क्यों अगवा किया गया है। मेजर प्रमोद ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं रेड स्टॉर्म का सरबराह मार्शल डर्बन हूँ। ये मेरा हेडक्वार्टर है और तुमसे इंतकाम लेने के लिए तुम्हें अगवा किया गया है। मार्शल डर्बन ने एक एक लफ्ज चुबाते हुए कहा। तो मेजर प्रमोद बेख्तियार चूक पड़ा। ओ, किस बात का इंतकाम? मेरा ख्याल है कि ये हमारी पहली मुलाकात है। मेजर प्रमोद ने कहा। ये तुम्हारा ख्याल है कि मेरा नहीं, क्योंकि मेरा तुमसे माजी करीब में टकराव हो चुका है और बात यह है कि इस वक्त तुम मेरी गिरफ्त में नहीं आ सके थे, वरना इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते। मार्शल डर्बन ने मेजर प्रमोद को घूरते हुए कहा। बहरहाल मुझे याद नहीं है, तुम जैसे हजारों मुजरमों की गर्दनें तोड़ चुका हूँ, किस किस को याद रख सकता हूँ? मेजर प्रमोद ने कहा। लेकिन अब तुम किसी की गर्दन तोड़ने के काबिल नहीं रहोगे, मार्शल डर्बन ने बुराते हुए कहा। क्यों? मेरे हाथ खोल दो, फिर देखो मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की कैसे गर्दनें तोड़ता हूँ। मेजर प्रमोद ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम्हारे मददगार भी इसी जिम में मारे गए हैं कि वो मेरी गर्दन तोड़कर तुम्हें मेरी गिरफ्त से आजाद करा लेंगे। मार्शल डर्बन ने जबड़े बीचते हुए कहा। तो मेजर प्रमोद चूके बगैर ना रह सका। नहीं, मेरे मददगार इतने कमजोर और बुजदिल नहीं हो सकते कि वो तुम जैसे शख्स के हाथों मारे जाएं। मेजर प्रमोद ने कहा। हा हा हा, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो लोग कौन थे। मार्शल डर्बन ने कहका लगाते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम महज मुझे खौफजदा करने के लिए मेरे मददगारों का जिक्र कर रहे हो। मेजर प्रमोद ने कहा। नहीं, ये हकीकत है। तुम्हारा दोस्त अली इमरान, शायद तुम्हें याद नहीं आ रहा। मार्शल डर्बन ने कहा। तो मेजर प्रमोद बेसाख्ता उछल पड़ा। क्या? अली इमरान? मेजर प्रमोद ने मार्शल डर्बन को घूरते हुए कहा। हाँ, वो पकीशिया सीक्रेट सर्विस के 5 अरकान के साथ तुम्हारी तलाश में आया था। मार्शल डर्बन ने हंसते हुए कहा। फिर मेजर प्रमोद ने बेचैन से लहजे में पूछा। फिर क्या? इनके मुकद्दर में नहीं था कि मरने से पहले आखिरी मर्तबा तुम्हें देख लेते? रेड स्टार कोई थर्ड क्लास तंजीम नहीं है, मैंने इसे नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। रेड स्टार इतनी पावरफुल हो गई है कि दुनिया की कोई इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस ना इस तक पहुंच सकती है और ना इसे शिकस्त दे सकती है। मार्शल डर्बन ने इंतहाई मगरूर लहजे में कहा। खैर, इसका तजर्बा बाद में हो जाएगा कि तुम कितने ताकतवर हो। फिलहाल ये बताओ कि पकीशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबर तुम्हारी गिरफ्त में कैसे आए और तुमने इनको कैसे खत्म किया? मेजर प्रमोद ने पूछा। काश वो मेरी गिरफ्त में आ जाते तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने इनके जिस्मों का कीमा बनाकर समुद्री मखलूक को खिला देता, लेकिन इनके मुकद्दर में यही लिखा था कि वो मेरी तंजीम के बड़े बड़े लोगों को हिलाक करने के बाद मेरे एक मामूली वर्कर के हाथों दुनिया से रुखसत हो जाए। और ऐसा ही हुआ कि मेरे एक मामूली वर्कर ने इस सिमत आने वाली उनकी लाश को समुद्र में तन्हा ही गर्क कर डाला। मार्शल डर्बन ने कहा। नहीं, तुम बकते हो, मेजर प्रमोद ने घसीले लहजे में कहा। खुद को बेबस देखकर तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मार्शल डर्बन ने गुर्राते हुए कहा। अब तुम क्या चाहते हो? मेजर प्रमोद ने मार्शल डर्बन की तरफ देखते हुए पूछा। इंतकाम, मगर यकदम नहीं, मार्शल डर्बन ने हंसते हुए कहा। फिर कैसे इंतकाम लेना चाहते हो? मेजर प्रमोद ने उसे घूरते हुए पूछा। मेजर, पहले अपना जुर्म सुन लो। 2 साल पहले तुमने क्रीमिया के एक इलाके फ्लोरिडा में ब्लैक पोल के चीफ को कत्ल किया था, जबकि मुझे फरार होने का मौका मिल गया। इस वक्त मैं ब्लैक पोल में
डिप्टी चीफ था। चीफ मेरा बड़ा भाई टोनी कैंडल था और इसकी मौत के सदमे से मेरी माँ और कैंडल की बीवी ने भी दम तोड़ दिया था। भाई और भाभी और माँ की मौत के बाद मैंने तुमसे इंतकाम लेने का अहद किया और अपनी तंजीम की सरबराही संभाल कर पार्टी को क्रीमिया से यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ मैंने पार्टी का नाम तब्दील किया और बिजनेस के साथ साथ पार्टी को मजबूत बनाता रहा, लेकिन इंतकाम की आग मेरे दिल में हमेशा रही। इसलिए तुम्हें तुम्हारे मुल्क में कत्ल कराने की बजाय तुम्हें अगवा करके यहाँ लाया गया। अब तुम्हें ऐसी अजियतनाक कफियत में मुब्तला कर दिया जाएगा कि तुम दिन रात तड़पते रहोगे लेकिन मर ना सकोगे। तुम्हें तवील अरसे तक जिंदा रखने की कोशिश की जाएगी और तुम्हारी हालत एक खारिश ज़दा और पागल कुत्ते जैसी हो जाएगी। तुम्हें बाकायदगी से ग़िज़ा दी जाएगी ताकि तुम सेहतमंद रहो। ये ग़िज़ा ऐसी टैबलेट्स की सूरत में होगी जैसी खलाई सफ़र के दौरान खलाबाज इस्तेमाल करते हैं। मार्शल डर्बन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। कुछ और भी कहना चाहते हो मार्शल डर्बन? मेजर प्रमोद ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसे पिंजरे की तैयारी का ऑर्डर दे रखा है जिसमें एक एक इंच के फासले पर सलाखें नस्ब होंगी। ये सलाखें गोल नहीं बल्कि टी आयरन की तरह 3 किनारों वाली होंगी और किनारों को इतना तेज किया जाएगा कि तुम्हारे लिए वो ब्लेड साबित होंगी। इन्हें छूने या हाथ में लेने से तुम्हारा हाथ जख्मी हो जाएगा। ये पिंजरा कल किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएगा और फिर तुम्हें एक इंजेक्शन लगाकर इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा और मैं रोजाना तुम्हारे तड़पने का नजारा किया करूं। एक इंजेक्शन 4 दिन तक तुम्हें ऐसी दर्दनाक अजियत में मुब्तला रखेगा कि तुम हर वक्त अपने मरने की दुआ किया करोगे और इन 4 दिनों में ही पागल कुत्ते की मानत भौंकने लगोगे। मार्शल डर्बन ने हंसते हुए कहा। ओके, गोया मुझे कल तक इंतजार करना पड़ेगा अपनी सजा शुरू होने का, मेजर प्रमोद ने कहा। विल्सन, फिलहाल मेजर प्रमोद को लॉकअप में बंद कर दो। कल तक इसकी भरपूर निगरानी की जाए। पिंजरे में बंद करने के बाद निगरानी की जरूरत नहीं रहेगी, मार्शल डर्बन ने तहकमाना लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसके जाने के बाद विल्सन ने अपने मातहतों को इशारा किया और वो तीनों मेजर प्रमोद को कुर्सी से उठाकर इसके पीछे चल दिए। लेकिन मेजर प्रमोद अब हरकत में आने का फैसला कर चुका था। इमरान और इसके साथियों की हिलाकत का सुनकर इसे जो ज़हनी और रूहानी सदमा पहुंचा था, इसने मेजर प्रमोद के जहन पर इंतहाई दर्जे की खूनख्वारी और दरिंदगी तारी कर दी थी। विल्सन राहदारी में इसके आगे चल रहा था जबकि बाकी तीनों आदमी इसके दाएं बाएं और एक अकब में था। रामदे से गुजरकर वो दूसरी जानब की राहदारी में आए और फिर इसी लाकअप में दाखिल हो गए जहां से मेजर प्रमोद को बाहर ले गए थे। इसी लम्हे विल्सन की जेब से मोबाइल फोन की घंटी बज उठी तो इसने चूमते हुए जेब से मोबाइल फोन निकाला और एक बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ, विल्सन ने मुदबाना लहजे में कहा। विल्सन, तुम मेरे पास आ जाओ फौरन, मार्शल डर्बन ने मुराद अमेज लहजे में कहा और राब्ता मुनक़ता हो गया। चार्ल्स, मैं चीफ के पास जा रहा हूँ। यकीनन कोई इमरजेंसी है। तुम मेजर प्रमोद के पांव पहले की तरह जंजीरों में जकड़ देना और लाक लगाकर चाबी अपने पास महफूज कर लेना और हाँ, इसके हाथ अलबत्ता खोल देना ताकि एक दिन के लिए अगर इसे चाय या विस्की की ख्वाहिश हो तो पूरी कर दी जाए, विल्सन ने कहा और कमरे से निकल गया। दरवाजे के पास खड़े नॉरिस ने पलटकर दरवाजा बंद किया और मेजर प्रमोद की तरफ देखने लगा। नॉरिस, तुम मेजर प्रमोद को फर्श पर बिठाकर और इसके पांव जंजीरों में जकड़कर चाबी मेरे हवाले कर दो और राजर, तुम मेजर प्रमोद के हाथ इस वक्त खोलना जब इसके पांव जंजीरों में जकड़े जाएं। चार्ल्स ने पहले नॉरिस को जंजीरों के कड़े की चाबी देते हुए और फिर राजर से कहा। चार्ल्स की बातें सुनकर मेजर प्रमोद खुद ही फर्श पर बैठ गया और इसने अपनी टांगे कदरे आगे को बढ़ा दी। नॉरिस मेजर प्रमोद के पांव के करीब बैठकर जंजीरों के कड़े सीधे करने लगा और फिर दोनों कड़े उठाकर जो जंजीरों के साथ मुंसलिक थे मेजर प्रमोद की टांगों के करीब लाया और झुककर कड़ों को खोलकर मेजर प्रमोद की टांगों के गिर्द डालने लगा।
इस दौरान राजर मेजर प्रमोद की पुश्त के करीब बैठकर इसके हाथों के गिर्द बंधी हुई रस्सी की गिरा को चेक करने लगा। रस्सी इस अंदाज में बांधी गई थी कि इसके एक सिरे को पकड़कर अगर झटका दिया जाता तो रस्सी खुल सकती थी। मेजर प्रमोद ने अपनी उंगलियों की मदद से गिरा की इस रस्सी को चेक कर लिया था, मगर वो अपने हाथों को मोड़कर रस्सी के इस सिरे को पकड़ नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने जहन में एक और मंसूबा बना लिया था और यही वजह थी कि वो नॉरिस के कहने से पहले ही फर्श पर बैठ चुका था। जब मेजर प्रमोद ने महसूस कर लिया कि राजर ने रस्सी के इस सिरे को पकड़ लिया है जिससे गिरा खुल सकती है, तो इसने अपने हाथों को पहलू बदल कर कुछ नीचे किया। मेजर प्रमोद चेक करना चाहता था कि राजर ने रस्सी के सिरे को मजबूती से पकड़ा हुआ है या नहीं, तो इसे महसूस हुआ कि राजर ने रस्सी के सिरे को मजबूती से पकड़ा हुआ है। फिर जैसे ही नॉरिस जंजीर से मुंसलिक कड़ों को मेजर प्रमोद के पांव में फंसाने के लगा, मेजर प्रमोद ने अपने पैरों को थोड़ा सा पीछे किया और अपने हाथों को नीचे की तरफ एक झटका दिया जिससे उसकी गिरा खुल गई और रस्सी ढीली हो गई। दूसरे ही लम्हे मेजर प्रमोद उछलकर खड़ा हो चुका था। राजर और नॉरिस बौखला कर उठने ही लगे थे कि मेजर प्रमोद की दोनों टांगे हरकत में आई और वो दोनों उक की आवाजें निकालते हुए वहीं ढेर हो गए। मेजर प्रमोद की टांगों की शदीद जरबें उनके सीनों पर लगी थी। मेजर प्रमोद उनकी हालत देखे बगैर उछलकर चार्ल्स से किसी तोप से निकले हुए गोले की तरह जा टकराया, जो अपने मशीन पिस्टल से मेजर प्रमोद का निशाना ले रहा था। इमरान और इसके साथी जजीरे में पहली छोटी बड़ी चट्टानों में सफर करते हुए मोहतात अंदाज में जजीरे के मगरबी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर स्याह निकाब थे, जबकि हाथों में सिलेंसर लगे रिवाल्वर और कंधों से मशीन गनें लटक रही थी। जजीरे का बेशतर हिस्सा पहाड़ियों और चट्टानों पर मुश्तमिल था। तकरीबन 2 फरलांग का फासला तय करने के बाद वो एक बुलंद चट्टान के गिर्द घूमकर आगे बढ़े ही थे कि अचानक बाई जानब से किसी पत्थर के गिरने की हल्की सी आवाज उभरी और इमरान यकदम रुककर इसी जानब देखने लगा। इसके पीछे आने वाले उसके साथी भी कदम रोककर इसकी जानब मुतवज्जो हो गए थे। दाएं जानब एक छोटी सी चट्टान की आड़ से एक शख्स तेजी से नमूदार हुआ और इससे पहले कि कोई उसकी तरफ देखता, इस आदमी ने अपने हाथ में मौजूद मशीन गन इमरान के पहलू से लगा दी। खबरदार, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे, इस शख्स ने बुराते हुए कहा। तो इमरान के साथी बेख्तियार उछल पड़े। इमरान ने गर्दन घुमाकर इस शख्स की तरफ देखा। वो एक क्रेमियन शक्ल का सफेद फार्म था और इसके चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी थी। ओ, तुम कौन हो? इमरान ने चुभते हुए पूछा। रिवाल्वर फेंक कर तुम सब हाथ बुलंद कर लो, तुम चारों तरफ से हमारे घेरे में हो, कोई गलत हरकत की तो छलनी कर दिए जाओगे, सफेद फार्म ने सख्त लहजे में कहा। इसके साथ ही इसके अकब में चट्टान की आड़ से एक और सफेद फार्म नमूदार हुआ और इसने इमरान के साथियों पर मशीन गन तान ली, जो इमरान से तकरीबन चंद कदम पीछे जूलिया के साथ खड़े थे। वो सफेद फार्म शक्ल से क्रेमियन नजर आ रहे थे। हथियार जमीन पर डाल दो, इमरान ने अपने साथियों से कहा और अपना रिवाल्वर भी जमीन पर फेंक कर हाथ बुलंद कर लिए। हाँ, अब तो बता दो कि तुम कौन हो और जजीरा किसकी मलकियत है? इमरान ने अपने करीब खड़े शख्स से पूछा। हम गार्ड्स हैं, मगर तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सफेद फार्म ने इमरान को घूरते हुए पूछा। हम स्याह हैं और भूख की शिद्दत से बेताब होकर यहाँ आए हैं। क्या इस जजीरे पर कोई बाग है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो तुम लोग यहाँ चट्टानों में बाग तलाश करते फिर रहे हो? सफेद फार्म ने इमरान को घूरते हुए कहा। इसी लम्हे इमरान ने यकदम हाथ नीचे करते हुए सफेद फार्म के जबड़े पर जोरदार गूंसा मार दिया और इसके साथी पर जिस्म लगा दी। दाढ़ी वाला गूंसा खाकर पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा और इसके हाथों से मशीन गन छूट गई, जबकि दूसरा लड़खड़ाता हुआ 2-3 कदम पीछे हटता चला गया। फिर इसने संभल कर तेजी से इमरान की तरफ गन सीधी की ही थी कि इमरान की फ्लाइंग किक इसकी गन पर पड़ी और इसके हाथ से मशीन गन निकलकर चट्टान से जा टकराई। दाढ़ी वाला सफेद फार्म जमीन से उठा ही था कि जूलिया ने फुर्ती से अपने कदमों के करीब पड़ा हुआ रिवाल्वर उठाकर इस पर फायर कर दिया। बेआवाज गोली दाढ़ी वाले सफेद फार्म की गर्दन में लगी
और वो कर्बनाक चीख के साथ जमीन पर गिरकर मछली की मानद तड़पने लगा, जबकि इमरान ने संभल कर दूसरे सफेद फार्म के मुंह पर घूंसा मार दिया और उसे गिरबान से पकड़कर खींचते हुए घुमाकर जमीन पर पटक दिया। इतने में इमरान के साथी अपने रिवाल्वर उठा चुके थे। बस पड़े रहो वरना भेजा उड़ा दूंगा, सफ्तर ने तेजी से कहा और रिवाल्वर का रुख उसकी तरफ कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने अपना रिवाल्वर उठाने के बाद जमीन पर पड़े सफेद फार्म से पूछा। हार्डी, सफेद फार्म ने खौफजदा लहजे में कहा। तुम्हारे साथी गार्ड कहाँ हैं? जल्दी बताओ वरना मैं फायर खोल दूंगा। इमरान ने रिवाल्वर का रुख उसके सीने की तरफ करते हुए कहा। यहाँ हम सिर्फ दो ही थे, 2 गार्ड उस पहाड़ी के पास हैं। हार्डी ने जुनूबी सिमत हाथ का इशारा करते हुए कहा। बाकी गार्ड्स कहाँ हैं? इमरान ने रिवाल्वर का रुख हार्डी की तरफ करते हुए पूछा। पापा पावर हाउस के पास, हार्डी ने खौफ से हकलाते हुए कहा। खड़े हो जाओ, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? इमरान ने पूछा तो हार्डी इस बात में सर हिलाता हुआ खड़ा हो गया। ठीक है, हाथ बुलंद करके पावर हाउस की तरफ चलो। भागने की कोशिश की तो बेआवाज गोली तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगी और तुम देख ही चुके हो कि हमारे रिवाल्वर बेआवाज है। इमरान ने धमकी अमेज लहजे में कहा तो हार्डी ने हाथ उठा दिए। इमरान ने इसके लिबास की तलाशी ली तो कोई खास चीज बरामद ना हुई। तब इमरान ने उसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो हार्डी इमरान के आगे आगे कदम उठाने लगा। इमारत के फ्रंट पर कितने गार्ड्स ड्यूटी देते हैं? इमरान ने पलट कर हार्डी से पूछा, जिसकी पुष्ट से तनवीर ने मशीन गन लगा रखी थी। सुबह तो 6 गार्ड्स थे, अब पता नहीं, क्योंकि हमें इस तरफ ड्यूटी देने भेज दिया गया था। हार्डी ने कहा। क्या तुम्हें इत्तला नहीं दी गई थी कि खतरा टल गया है? इमरान ने पूछा। नहीं, क्या तुम पीकेशियाई एजेंट हो जिनके खतरे के सबब सिक्योरिटी सख्त की गई थी? हार्डी ने चुभते हुए कहा। हम एजेंट नहीं बल्कि सीक्रेट एजेंट हैं, इमरान ने कहा और चट्टान की आड़ से सर निकाल कर पावर हाउस की इमारत की तरफ देखने लगा। इसकी निगाहें इमारत की अकबी दीवार का जायजा ले रही। वो कैमरे कहाँ नस्ब है जिससे इमारत के अकब का मंजर कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर देखा जाता है? इमरान ने पलट कर हार्डी से पूछा तो इसने नफी में सर हिला दिया। मालूम नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखे। हो सकता है कि टावर पर नस्ब हो, हार्डी ने कहा। क्या फ्रंट की जानब कंपाउंड की चारदीवारी और गेट भी है या ओपन जगह है? इमरान ने पूछा। हाँ, गेट और चारदीवारी है। गेट पर 2 गार्ड्स पहरा देते हैं। हार्डी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा तो इमरान ने चट्टान की आड़ से इमारत की दीवार के पास खड़े पहले गार्ड की तरफ देखा जो एक सिगरेट सुलगा रहा था। इमरान ने रिवाल्वर से इसके सर का निशाना लिया और फायर कर दिया। बेआवाज गोली इस गार्ड के सर में घुस गई और वो चीखे बगैर जमीन पर आ गिरा। कुछ फासले पर खड़े दूसरे गार्ड ने पलट कर अपने साथी की तरफ देखा और वो उसे जमीन पर पड़े देखकर तेजी से उसकी तरफ लिपका। जो ही वो मरने वाले के करीब पहुंचा, इमरान ने इस पर भी फायर खोल दिया। इस गार्ड की कनपट्टी में सुराख हुआ और वो कटे हुए शतीर की मानद अपने साथी के कदमों में गिरता चला गया। लो, इधर का रास्ता तो साफ हो गया, इमरान ने पलट कर अपने साथियों से कहा। वो क्या दोनों खत्म हो गए हैं? जूलिया ने चुभते हुए पूछा। पहले कहती तो एक को बचा लेता ताकि तुम्हें सिर्फ एक का गम करना पड़ता, इमरान ने कहा। बको मत, ये मजाक का वक्त नहीं है, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा तो इमरान ने गैस पिस्टल निकालकर हार्डी के चेहरे पर फायर कर दिया। हार्डी के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे, मगर कोई सवाल करने से पहले ही वो लहराया और गिरने ही वाला था कि सफ्तर ने उसे हाथों में संभाल कर चंद कदम पीछे एक चट्टान की आड़ में लटा दिया। हार्डी को बेहोश करने के बाद इमरान अपने साथियों के हमरा चट्टान की आड़ से निकला और इमारत के बाएं पहलू की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अभी वो इमारत की नुक्कड़ पर ही पहुंचे थे कि अचानक खतरे का सायरन चिंगाड़ने लगा। मेजर प्रमोद के जोरदार टकराव से चार्ल्स के मुंह से दबी दबी सी चीख निकली और इसके साथ उसके हाथ से मशीन पिस्टल निकल गया और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और संभलने की कोशिश में नाकाम होता हुआ पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। राजर, जिसके सीने पर मेजर प्रमोद के पांव की जोरदार जरब लगी थी, खांसता हुआ उठा और इसने तेजी से अपने कंधे से लटकी हुई मशीन गन उतार ली। नॉरिस भी अपने सीने पर हाथ रखे उठ रहा था और इससे पहले कि वो संभलता,
मेजर प्रमोद ने उसका बाजू दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया और रोड़ते हुए उसकी पुष्ट पर आकर दूसरे बाजू से उसकी गर्दन जकड़ ली। दूसरे ही लम्हे उसने नोरिस को घुमाकर उसका रुख राजर की तरफ कर दिया, जो मशीन गन का रुख मेजर प्रमोद की तरफ कर चुका था। गन फेंक दो राजर, वरना तुम सुन ही चुके हो कि मैं गर्दन तोड़ने में कितना माहिर हूँ, मेजर प्रमोद ने जहरीले लहजे में कहा और साथ ही उसने नोरिस की गर्दन पर बाजू का दबाव बढ़ा दिया और नोरिस की आंखों के ढीले बाहर को उभरने लगे। इतने में चार्ल्स भी संभल कर खड़ा हुआ था तो मेजर प्रमोद ने अपना रुख थोड़ा सा बदल लिया। अब राजर और चार्ल्स दोनों मेजर प्रमोद के सामने थे। चार्ल्स मेजर प्रमोद को खूंखार नजरों से देख रहा था। खबरदार, अपनी जगह खड़े रहो, वरना नोरिस की गर्दन टूटने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, मेजर प्रमोद ने बुराते हुए कहा। तो चार्ल्स अपनी जगह साकत हो गया। नोरिस का एक बाजू मेजर प्रमोद ने उसकी पुष्ट पर मोड़ रखा था, जबकि उसकी गर्दन भी उसकी गिरफ्त में थी। इसकी हालत देखकर राजर ने मशीन गन फर्श पर फेंक दी। तुम हमारी गिरफ्त से बचकर कहीं नहीं जा सकते, चार्ल्स ने मेजर प्रमोद को घूरते हुए कहा। फिलहाल मेरा जाने का इरादा भी नहीं है। तुम दोनों हाथ बुलंद करके सामने वाली दीवार के पास चले जाओ। हरी अप, मेजर प्रमोद ने घुराते हुए कहा। तो चार्ल्स और राजर ने हाथ उठाए और उल्टे कदमों पीछे हटते चले गए। मेजर प्रमोद नोरिस को धकेलता हुआ आगे बढ़ा और फर्श पर पड़े चार्ल्स के मशीन पिस्टल के पास रुकते हुए इसने नोरिस की गर्दन आजाद करके यकदम उसे धक्का दिया और नोरिस लड़खड़ाता हुआ अपने साथियों के पास जा रुका। मेजर प्रमोद ने तेजी से झुककर मशीन पिस्टल उठाया ही था कि चार्ल्स अपनी जगह से यकदम उछला और मेजर प्रमोद पर आ गिरा। मेजर प्रमोद के हाथ से मशीन पिस्टल गिर गया और वो लड़खड़ा गया। इसी लम्हे चार्ल्स ने मेजर प्रमोद के जबड़े पर भूसा मार दिया, लेकिन मेजर प्रमोद ने फुर्ती से सर झुकाकर इसका वार खाली जाने दिया और उसे कमर से दबोचकर हाथों पर उठा लिया। राजर और नोरिस तेजी से हाथ गिराकर मेजर प्रमोद की तरफ लिपके और मेजर प्रमोद ने चार्ल्स को घुमाकर उनकी तरफ उछाल दिया। राजर उछलकर एक तरफ हटा और चार्ल्स नोरिस पर जा गिरा, जबकि राजर ने मेजर प्रमोद पर जिस्त लगाई और मेजर प्रमोद को अपने बाजुओं में दबोचकर फर्श पर आ गिरा। मेजर प्रमोद फर्श पर गिरते ही मछली की तरह तड़पा और करवट ली। राजर इसके सीने से फिसल कर फर्श पर आ गिरा और मेजर प्रमोद ने इसकी तरफ मुड़ते हुए इसकी नाक पर जोरदार मुक्का मार दिया। राजर ऊंट की तरह बिलबिलाने लगा और इसने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। इतने में चार्ल्स और नोरिस ने उठकर मेजर प्रमोद पर छलांग लगा दी। मेजर प्रमोद उछलकर खड़ा हुआ और जो ही चार्ल्स उसके करीब पहुंचा, इसने चार्ल्स के जबड़े पर भूसा जमाते हुए दाहिनी टांग घुमाकर नोरिस के सीने में ठोकर मार दी। नोरिस कराता हुआ बाईं जानब जा गिरा, जबकि चार्ल्स लड़खड़ाया, मगर इसने फौरन ही संभल कर मेजर प्रमोद के पेट में लात मारने की कोशिश की, मगर मेजर प्रमोद गाफिल नहीं था। इसने एक तरफ हटते हुए चार्ल्स की टांग गिरफ्त में लेकर एक झटके से खींची तो चार्ल्स फर्श पर आ गिरा। मेजर प्रमोद ने फौरन ही इसकी पिटली पर खड़ी हथेली का वार किया और चार्ल्स की कर्बनाक चीख से कमरा गूंज उठा। कराटे की जर्ब ने इसकी पिंडली की हड्डी तोड़ दी थी और वो फर्श पर बेआब मछली की तरह तड़पने लगा। ठीक इसी लम्हे राजर ने संभल कर अकब से मेजर प्रमोद पर छलांग लगाई और उसे अपने बाजुओं में दबोचकर इसकी पुश्त अपने सीने से लगा ली। मेजर प्रमोद के बाजू भी इसकी गिरफ्त में आ गए थे। मेजर प्रमोद ने खुद को राजर की गिरफ्त से निकालने के लिए जोर लगाया, लेकिन राजर ने अपने दोनों हाथ मेजर प्रमोद के पेट पर सख्ती से बांध दिए और अपने साथ से मेजर प्रमोद की गर्दन पर दबाव डाल रखा था। मेजर प्रमोद को बेबस देखकर नोरिस अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ और भूसा तान कर इसकी तरफ झपटा, मगर जो ही वो मेजर प्रमोद के सामने पहुंचा, मेजर प्रमोद ने यकदम झटके से अपनी दोनों टांगे ऊपर उठाई और नोरिस के सीने पर जमा दी। नोरिस चीखता हुआ कई कदम पीछे जा गिरा, जबकि झटका लगने से राजर की गिरफ्त कुछ कमजोर पड़ गई थी। मेजर प्रमोद ने पलट कर इसकी नाक पर मुक्का मारा और राजर बिलबिलाता हुआ पीछे हटा और अपनी नाक पर हाथ रख लिया, जिससे खून बह रहा था। मेजर प्रमोद ने इसका असर देखने की बजाय
बिजली किसी तेजी से पलटकर नोरस पर छलांग लगा दी, जो फर्श से मशीन गन उठा रहा था। मेजर प्रमोद इस पर गिरा तो वो मुंह के बल फर्श पर लुढ़क गया, जबकि मशीन गन उसकी टांगों के नीचे आ गई। मेजर प्रमोद ने उसकी पुष्ट पर सवार होकर उसके सर के बाल दोनों हाथों की गिरफ्त में लेकर उसका चेहरा फर्श से टकरा दिया। नोरस के मुंह से कर्बनाक चीख निकली और इसकी नाक खून उगलने लगी। इसने तड़प कर पलटा खाया और मेजर प्रमोद इसकी पुष्ट से लुढ़क कर फर्श पर आ गिरा, मगर फुर्ती से करवट बदल कर उठ खड़ा हुआ। नोरस ने गजबनाक दरिंदे की तरह घुराते हुए फर्श से उठने की कोशिश की, लेकिन मेजर प्रमोद इस वक्त सरापा कहर बना हुआ था। इमरान और इसके साथियों की मौत की खबर ने इस पर शफाकाना जुनून तारी कर दिया था और वो इमरान और इसके साथियों की मौत का बदला लेना चाहता था। नोरस को उठते देखकर मेजर प्रमोद ने फौरन ही झुककर इसकी गर्दन दोनों हाथों की गिरफ्त में लेकर उसे मखसूस अंदाज में झटका दे दिया। दूसरे ही लम्हे कड़क की आवाज के साथ ही नोरस की गर्दन की हड्डी टूट गई और वो ज़बा होते हुए बकरे की मानद चीखता हुआ तड़पने लगा। राजर ने इसका यह अंजाम देखा तो अपनी नाक के दर्द को भूलकर उसने फुर्ती से मशीन पिस्टल पर जिस्त लगाई और इसी लम्हे मेजर प्रमोद उसकी तरफ लिपका। राजर ने मशीन पिस्टल उठाया और पलटकर मेजर प्रमोद की तरफ सीधा किया ही था कि मेजर प्रमोद ने इसके मशीन पिस्टल वाली कलाई पकड़कर छत की तरफ बुलंद की, लेकिन राजर की उंगली ट्रैगर पर दब गई और फायर की आवाज से कमरा गूंज उठा। गोली छत में लगी और मेजर प्रमोद ने दूसरे हाथ का गोसा राजर के पेट में मार दिया। राजर के हलक से करा निकली और मशीन पिस्टल इसके हाथ से गिर गया। मेजर प्रमोद ने इसकी कलाई छोड़े बगैर दाहिना घुटना उसकी थोड़ी पर मारा और राजर चीखता हुआ सीधा हो गया। इसके मुंह से खून जारी हो गया था। राजर चीखता हुआ पीछे हटा, मगर इसकी कलाई अभी तक मेजर प्रमोद के हाथ में थी। मेजर प्रमोद ने फौरन दूसरे हाथ से इसके बाजू पर खड़ी हथेली से जर्ब लगाई और इसकी कलाई छोड़ दी। राजर और लाख चीखें मारता हुआ लड़खड़ाया और फर्श पर गिर गया। मेजर प्रमोद की जर्ब ने इसके बाजू की हड्डी तोड़ डाली थी और इसके हाथ बेजान लोथड़े की मानद लटकने लगा था। चार्ल्स टांग टूटने के सबब तड़पता हुआ बेहोश हो चुका था। मेजर प्रमोद ने तेजी से मशीन पिस्टल उठाकर जेब में ठूसा और मशीन गन उठाई ही थी कि बाहर से सायरन की आवाज सुनाई दी तो बेख्तियार चूक पड़ा। इस कमरे में उभरने वाली चीखें कहीं सुन ली गई थी। इस ख्याल के आते ही मेजर प्रमोद ने तेजी से बढ़कर दरवाजे का पुल चढ़ाया और पलटकर राजर के करीब आ गया, जिसके हलक से अजियतनाक चीखें निकल रही थी। खामोश हो जाओ वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा, मेजर प्रमोद ने मशीन गन की नाक उसके सर से लगाते हुए कहा। तो राजर ने दहशत ज़दा होकर यकदम अपने होंठ सख्ती से बंद कर लिए। सायरन के शोर में बाहर से कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चंद लम्हों बाद सायरन बंद हो गया। इमारत में विल्सन के अलावा और कितने अफराद हैं, जल्दी बताओ, मेजर प्रमोद ने राजर से पूछा। 10-12, राजर ने मुश्किल से ही अपनी चीखें जब्त करते हुए कहा। क्या इस कमरे की आवाजें बाहर सुनाई दी होंगी जबकि सायरन की आवाज यहाँ तक पहुँच गई है? मेजर प्रमोद ने पूछा। नहीं, सायरन की आवाज बहुत तेज है इसलिए सुनाई दी है, वरना ये कमरा साउंड प्रूफ है, राजर ने खौफजदा लहजे में कहा। तो फिर सायरन क्यों बजाया गया है? क्या कोई खुफिया कैमरा यहाँ नस्ब है? मेजर प्रमोद ने पूछा। नहीं, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, शायद किसी दूसरे खतरे के सबब सायरन बजाया गया है, राजर ने कहा। तो मेजर प्रमोद चूक कर सोचने लगा कि दूसरा खतरा किस किस्म का और किस तरफ से पैदा हुआ है। मेजर प्रमोद राजर से इस इमारत के बारे में पूछने लगा। फिर अचानक उसे एक ख्याल आ गया कि राजर ने इस पर मशीन पिस्टल से फायर करने की कोशिश की थी, मगर मेजर प्रमोद ने एन इसी लम्हे राजर का मशीन पिस्टल वाला हाथ बुलंद कर दिया था और गोली छत से टकराई थी। इस फायर की आवाज पर बाहर से रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ था। अगर सायरन की आवाज कमरे में पहुंच सकती थी तो फायर की आवाज क्यों बाहर नहीं जा सकती थी? मेजर प्रमोद ने यही सवाल राजर से पूछा था, लेकिन वो इसका जवाब ना दे सका था। तब मेजर प्रमोद ने उसे उठने का हुक्म दिया
और वो फर्श से खड़ा हो गया। मेरे आगे आगे बाहर चलो, मुझे तुम्हारे चीफ के कमरे में पहुंचना है। मेजर प्रमोद ने इसकी पुश्त से मशीन गन लगाते हुए कहा तो राजन खामोशी से दरवाजे की तरफ चल दिया। करीब पहुंचकर राजन ने एक हाथ बुलंद करके बुलेट गिराया और इसी लम्हे मेजर प्रमोद की छठी हिस्स फड़कने लगी। राजन ने बुलेट गिराया तो दरवाजा खुला, मगर दूसरे ही लम्हे बाहर से किसी ने गोलियों की बौछार की और फायरिंग के शोर से इमारत लर्जने लगी। मार्शल डर्बन ने इंटरकॉम का रिसीवर रखा और दीवार पर नस्ब इस स्क्रीन पर दोबारा नजरें जमा दी, जिस पर इमारत का अकबी मंजर रोशन था। इस मंजर में इमारत की अकबी दीवार एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिखाई दे रही। इसमें दीवार के सामने की जानब चंद फीट का मंजर भी शामिल था, जबकि दीवार के पास 2 गार्ड जमीन पर आड़े तिरछे पड़े थे। मार्शल डर्बन ने कंट्रोल पैनल पर नस्ब एक बटन प्रेस किया और एक नाब को घुमाने लगा। स्क्रीन का मंजर सिमट कर करीब आने लगा। फिर क्लोजअप में दोनों मुहाफिज दिखाई दिए तो मार्शल डर्बन बेख्तियार उछल पड़ा। दोनों गार्ड्स के जिस्म साकत थे, एक ही कनपट्टी से खून निकल रहा था और दूसरे के सर से। इसी लम्हे कमरे में बेल की आवाज गूंजी। मार्शल डर्बन ने तेजी से दरवाजे के ऊपर लगी हुई स्क्रीन की तरफ देखा। इसमें दरवाजे के बाहर खड़ा विल्सन दिखाई दे रहा था। कम इन विल्सन, मार्शल डर्बन ने एक बटन प्रेस करते हुए कहा तो दरवाजा खुला और विल्सन कमरे में दाखिल हुआ। यस चीफ, हुक्म फरमाएं, विल्सन ने मुतबाना लहजे में कहा। इमारत के अकब का मंजर देखो विल्सन, मार्शल डर्बन ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा तो विल्सन ने पलटकर स्क्रीन की तरफ देखा। ओ, ये तो गार्ड्स हैं। विल्सन ने दोनों गार्ड्स की लाशें देखकर हैरत से उछलते हुए कहा, मुझे भी मालूम है कि ये गार्ड्स हैं, लेकिन इन्हें किसने हिलाक किया है? मार्शल डर्बन ने सर झटक कर गुस्से से कहा, मालूम नहीं चीफ, विल्सन ने घबराए हुए लहजे में कहा। अकब में क्या दूसरे गार्ड्स नहीं हैं कि उन्होंने इनकी खबर नहीं दी है? मार्शल डर्बन ने बुराते हुए कहा, नो सर, अकब में यही 2 थे, जबकि दोनों साइड पर एक एक गार्ड्स थे। मार्कोस ने इनकी ड्यूटी लगाई थी, लेकिन खतरा टल जाने का ऐलान होने पर गार्ड्स अपनी अपनी जरूरियात पूरी करने इमारत में आ गए थे। शायद इमारत के पहलू में ड्यूटी देने वाले गार्ड्स अभी अपनी जगहों पर वापस नहीं गए। विल्सन ने संभल कर जवाब दिया, वो 2 घंटे बाद भी गार्ड्स ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। कहाँ है मार्कोस? इसे मेरे पास भेजो और खतरे का सायरन बजा दो ताकि सब लोग चौकन्ने हो जाएं और अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहें। मार्शल डर्बन ने इंतहाई घसीले लहजे में कहा तो विल्सन तेजी से पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद होने पर मार्शल डर्बन ने एक सिगार सुलगाया और स्क्रीन की तरफ देखते हुए गार्ड्स की हलाकत के बारे में सोचने लगा। इसी लम्हे फोन की घंटी बजी और मार्शल डर्बन ने चुभते हुए रिसीवर उठा लिया। हेलो, मार्शल डर्बन स्पीकिंग। मार्शल डर्बन ने गुराट अमेज लहजे में कहा, डिग्लिस बात कर रहा हूँ चीफ, स्पेशल केज आज रात मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ से मुतबाना लहजे में कहा गया। गुड, क्या मेरी हिदायत के मुताबिक बनाया जा रहा है? मार्शल डर्बन ने पूछा। यस चीफ, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ और पिंजरे की निगरानी कर रहा हूँ, डिग्लिस ने जवाब दिया। ऑल राइट, रात को जिस वक्त भी केज मुकम्मल हो यहाँ फौरन भिजवा देना। मैं कल सुबह नाश्ता करने से पहले मेजर प्रमोद को इसमें बंद करना चाहता हूँ। कल साल का पहला दिन है और मैं चाहता हूँ कि साले 9 का आगाज अपने इंतकाम से करूँ। दैट्स ऑल, मार्शल डर्बन ने हंसते हुए कहा।